नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में मंत्री रहे बाबूलाल नागर जी। नागर साहब, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। नागर साहब, हर आदमी का एक फील्ड होता है, उसका अपना एक सफरनामा होता है। राजनीति क्यों चुनी और कहां से आपका सफर शुरू हुआ? देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तभी से मेरा समाज की सोशल एक्टिविटी में नौजवानों को, हमारे विद्यार्थियों को लेकर उनके साथ कई ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता था। तभी से मेरे मन में एक संकल्प था कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो सरकारी सेवा में नहीं जाकर सामाजिक सेवा और राजनीतिक सेवा में जाकर काम करूंगा। और उसी संकल्प के साथ मैंने विद्यार्थी जीवन से ही कांग्रेस पार्टी में जुड़कर काम शुरू। जी, कहां से वैसे शुरुआत कहां से रही आपकी कांग्रेस में? मैं जब विद्यार्थी था उस दौर में भी मैं कॉलेज में, राजस्थान कॉलेज में मैं पढ़ता था, तब मैंने वहां छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और पहले प्रथम ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। ये तीनों ही चुनाव मैंने जीते थे। उसके बाद NSUI को ज्वाइन किया और प्रदेश के महामंत्री के रूप में मैंने 2-3 साल NSUI में काम किया। इसके बाद कांग्रेस सेवा दल, क्योंकि उस जमाने में राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा क्रेज था नौजवानों, और राजीव गांधी जी कांग्रेस सेवा दल से अथाह लगाव रखते थे। कांग्रेस सेवा दल के लोगों को जब कभी भी वो राजस्थान में आते या कहीं भी जाते और सेवा दल की यूनिफॉर्म में, सेवा दल की वर्दी, टोपी जब राजीव गांधी जी देखते थे तो लाखों लोगों में भी सेवा दल का अगर कोई कार्यकर्ता दिख जाता था तो राजीव गांधी जी उस तरफ स्माइल देके, कभी इशारा करके, मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता था कि राजीव जी सेवा दल के कार्यकर्ता को बात कर रहे हैं। जी, आप तो उसके पदाधिकारी भी रहे। तो फिर मैं कांग्रेस सेवा दल मैं जुड़ गया और कांग्रेस सेवा दल मैंने शहर के, जयपुर शहर में संगठन मंत्री के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद मैं कांग्रेस सेवा दल का जयपुर जिले का अध्यक्ष भी बना। इसके बाद मैं प्रदेश में संभागीय संगठन मंत्री, संगठक, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी मैंने करीब 3-3.5 साल सेवा में काम किया। तो विद्यार्थी जीवन से ही कांग्रेस के प्रति जी, तो उस समय तो आपके पास में रास्ते खुले थे। उस वक्त यहाँ पे जनता दल भी था, जनता पार्टी भी थी उस वक्त, क्योंकि 80 में बीजेपी बन गई थी जब आप आए उस समय, तो दूसरी पार्टी में जा सकते थे आप। कांग्रेस ही क्यों चुनी आप? देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका गरीब, पिछड़े, दलित, किसान एक तरह से इस पार्टी का कमिटमेंट है, आत्मिक कमिटमेंट है। इस देश में अगर सबसे पहले दलितों की सुरक्षा की कोई बात हो, किसानों की सुरक्षा की बात हो, पिछड़ों की सुरक्षा की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं कि जिससे अपने आप ये लगता है कि अगर इस देश में और प्रदेश में इस पॉलिटिकली पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो कमिटमेंट है इन वर्गों के प्रति जी। और उस कमिटमेंट के कारण, और जब वो दौर आया, मैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करता था उस जमाने में भी, लेकिन राजीव गांधी जी का एक बहुत बड़ा क्रेज था राजस्थान में, हिंदुस्तान में, और नौजवानों में इतना क्रेज था कि हर व्यक्ति, हर नौजवान राजीव गांधी से जुड़ना चाहते थे। और आपने देखा, महसूस किया, इस देश में 18 साल के जो मत देने का नौजवान को अधिकार दिया, ये राजीव गांधी जी ने दिया जी। तो ये राजीव गांधी जी का भी कमिटमेंट था नौजवानों के प्रति जी। तो वो जो विद्यार्थी, एक बात आपने कही कि दलित, शोषित, इन वर्गों के प्रति काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहा। मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा यहाँ से आपसे कि 2013 में जो हाल ही में चुनाव हुए थे राजस्थान में,
शायद 34 सीटें हैं विधानसभा में एससी की। कांग्रेस लेकिन एक भी नहीं जीत पाई, ऐसा पहली मर्तबा देखा गया। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब जब दल अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, किसान वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस के प्रति इनका जब जब झुकाव रहता है, जब जब इनका समर्थन मिलता है, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है। और जब ये वर्गों में कहीं गैप आ जाता है तो फिर गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में बनती है। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए आत्मचिंतन का विषय है। मैं छोटा सा सवाल यहाँ जानना चाहूंगा आपसे, हालांकि राजस्थान के बाहर पूरी दुनिया पूरे मुल्क से जुड़ा हुआ है। आजादी के इतने साल बाद भी गरीबी एक मुद्दा है, गरीब एक मुद्दा है। राजनीतिक दल इसे मुद्दा तो बनाते हैं लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये जो वर्तमान हमारी राजनीतिक स्थितियां हैं, एक तो तमाम राजनीतिक नेताओं को ये समझ में आता जा रहा है कि वही राजनीतिक दल सर्वाई करेगा, वही नेता सर्वाई करेगा जो गरीब और किसान की वकालत करेगा। इस देश में आज भी 80% लोग, 85% लोग गरीब और सीधा किसान वर्ग से संबंधित है। और जिस व्यक्ति ने कभी एक दिन जिसके ने जाके मजदूरी नहीं करी, आज वो गरीब की वकालत करके गरीब के प्रति भाषण देता है। जिस व्यक्ति ने कभी हल नहीं पकड़ा, आपका नरेंद्र मोदी का निशाना है, जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी, जिस व्यक्ति ने कभी खेती के हाथ नहीं लगाया, जी जी, जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि बाजोत नगर साहब आपका निशाना नरेंद्र मोदी पे है, जहां मैं समझ पा रहा हूं। आप उन्हीं की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन चाय की केटली पकड़ी है, उनका जैसा कहना है। दूसरा, बीजेपी ये भी कह सकती है कि राहुल गांधी जी ने कौन सी फसल की खेती। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राहुल गांधी तो इस देश के नेता हैं, वो 36 कौम के नेता हैं, वो व्यापारियों के भी नेता हैं, गरीबों के भी हैं, पिछड़े वर्गों के भी हैं। अंतर क्या है मोदी जी में राहुल जी में अंतर क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आज विडंबना इस बात की है कि जिसने कभी हल नहीं पकड़ा, जिसने कभी खेत का जाके कभी खेत के में जाकर कभी खेत को नहीं देखा, वो व्यक्ति आज किसान की वकालत करते हैं। जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, वो आज गरीब की बात करते हैं। तो ये जो विडंबना आई है इस देश में, इस प्रदेश में जो विडंबना आई है कि अब जिसने गरीब की पीड़ा ही नहीं सहन करी, तो गरीब के दर्द को क्या समझ पाएगा? जिसने किसान को किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जिसने किसान की पीड़ा ही नहीं देखी, तो वो किसान के दोनों नेताओं में क्या अंतर मैं जानना चाहूंगा। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, दोनों में क्या? नरेंद्र मोदी का तो साफ कहना है कि मैंने गरीबी नजदीक से देखी है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैंने किस तरह से कष्टों को देखा है। राहुल गांधी के लिए तो कहा जाता है कि सीधे वंशवाद की जो एक बेल चल रही है उसके तहत थोपे गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो पारिवारिक परिवेश से ही गरीबों के प्रति फैसले करते उन्होंने देखा है। उन्होंने किसानों के प्रति, आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इस देश में, आज किसान को अपने काश्तकारी का, अपने जमीन का पासबुक दी गई। ये किसने दी? ये कांग्रेस पार्टी ने दी, आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दी। बड़े बड़े बांध, बाखड़ा बांध ऐसे किसने बनाए? ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बनाए। तो राहुल गांधी जी ने तो पैदा होते ही ये सब चीजें देखी हैं, किस तरह से गरीब का दर्द को बांटा जाता है, किस तरह किसान के लिए फैसले किए जाते हैं। तो वो राहुल जी को तो बचपन से ही इन सब चीजों से गुजरना पड़ा है। तो राहुल जी का तो प्रश्न भी है। नागर साहब, अभी कांग्रेस की जो पोजीशन है आपके लिए क्या है? आपके कांग्रेस में अभी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस से निष्कासित हैं। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, कांग्रेस मेरी मां है और मुझे तो कोई कांग्रेस से अलग कर ही नहीं सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, जिंदा हूं, कांग्रेस मेरे लिए मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मुझे आज तक मेरे पे आरोप लगा, मुझे न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। और न्यायालय ने मुझे केवल बरी ही नहीं किया है, न्यायालय ने अपने फैसले में यहां तक इंगित किया है कि मुझे षड्यंत्र से
एक ऐसे गिरोहबंद लोग, ऐसे लोग जो मेरे से शत्रुता रखते थे, उन लोगों ने मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग और षड्यंत्र के तहत प्रकरण दर्ज करवाया। ये न्यायालय ने अपने फैसले में इंगित किया है। तो आप इसको मैं निवेदन कर रहा हाँ। हूँ, तो जब मैं तो बाइज्जत बरी भी हो गया हूँ, और मैं जब आपसे कहना चाहूँ मुझे आज तक नोटिस ही नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? निलंबन नहीं मांगते? तो मैं निलंबन इसलिए नहीं मानता कि मुझे कभी भी कांग्रेस से निकालने का या कांग्रेस से मेरी सदस्यता सस्पेंड करने का मुझे कभी नोटिस नहीं मिला। मुझे आज तक सस्पेंड का ऑर्डर नहीं मिला, आदेश नहीं मिला। लेकिन पार्टी स्तर पे तो बाकायदा कांग्रेस एआईसीसी की लेटर हेड पे जारी हुआ कि बाबूलाल नागर जी को सस्पेंड किया जाता है। देखिए, आज तक एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड से कभी जारी नहीं। जब मुझे नोटिस तक नहीं मिला, आप किसी को भी अगर किसी पे आरोप लगता है, आरोप तो इस देश में ऐसा कोई पॉलिटिकली पार्टी का नेता नहीं है जी जिसके खिलाफ आरोप नहीं लगता हो। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपके और आरोप में अंतर होता है। पिछले दिनों आपके समर्थकों ने पीसीसीसी पे प्रदर्शन भी किया और एक शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था कि बाबूलाल नागर जी को वापस लीजिए, भंवरलाल मेघवाल का घेराव भी किया। ये मेरे कोई ऐसे समर्थन हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सेवा दल का कार्यकर्ता, सेवा दल का कार्यकर्ता को सबसे पहले पार्टी और अनुशासन ये बहुत नजदीक से सिखाया जाता है। कुछ लोग जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के थे, होंगे 2-2,500 लोग, जो मुझे जैसा जानकारी मिली, ये लोग पार्टी प्रेसिडेंट से मिलने गए थे, सचिन जी पायलट से उनके निवास पर गए थे। उनका तो कोई पीसीसी में जाने का कार्यक्रम ही नहीं था। सचिन जी पायलट साहब ने उनको कहा कि आप पीसीसी में आ जाओ, तो उनसे मिलने गए थे। अब इस बीच में कोई छोटी मोटी आपस में कोई गलतफहमियां हो गई किसी को, तो इसको बात को उछाल दिया गया, जबकि ऐसा कोई नहीं था। और मेरे समर्थक हो ही नहीं सकते जो पार्टी में अनुशासनहीनता करें, क्योंकि मैं तो सेवा दल का कार्यकर्ता कभी अनुशासनहीनता नहीं करता। चलिए, नागर साहब के साथ हमारी एक मुलाकात जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर जी। नागर साहब, आपने एक बात कही अभी कि अदालत ने मुझे बरी किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप पे आरोप लगा, बरी हुए। आपने साजिश की बात कही है इसमें, और अदालत ने भी स्वीकार किया जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जो आधार बनाया जाता है। कोई साजिश क्यों रचेगा? अगर लगता है आपको, तो कौन रच सकता है आपके खिलाफ साजिश? देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सब तथ्य जिन जिन लोगों ने, जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे, कुछ ऐसे लोग जो मुझसे व्यक्ति से द्वेषता रखते थे, कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक रूप से मुझे क्षति पहुंचाना चाहते थे, उन लोगों का न्यायालय ने अपने फैसले में नाम इंगित किया है। तो मुझे उन लोगों का नाम की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं उस दौर को याद भी नहीं करना चाहता। मैं तो उन लोगों से भी भगवान के लिए, उनके लिए यही चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मुझे तो ऐसी विकट परिस्थिति से भगवान ने सहारा दिया, गरीबों ने दुआएं दी, और मुझे न्यायालय से न्याय मिल गया। मुझे पहले दिन से उम्मीद थी कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा, और मुझे न्याय मिला। इसलिए मैं उन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। साजिश क्यों रचेंगे? देखिए, तो सब लोग जानते हैं, चाहे मेरी पार्टी के लोग हो या गैर पार्टी के लोग, मैं आम जनता का काम करता हूं। दूदू विधानसभा क्षेत्र जहां का मैं विधायक रहा हूं 3 बार, हर मतदाता को अपने माँ बाप को जो सम्मान देते हैं, ऐसा मैं उनको सम्मान देता हूं। मेरे माँ बाप के दर्जा के रूप में उनको मैं स्वीकार करता हूं। तो सब लोग जानते हैं कि मैं इस प्रजातंत्र में चुनाव के मतदान के आधार पर मैं हार नहीं सकता। तो एक यही हथकंडा बचा था कि ये फिर चुनाव जीतेगा, और फिर कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही है, तो कांग्रेस पार्टियों के विभिन्न जिम्मेदार पदों पर भी काम करने का मौका मिल सकता है। तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, और उनका षड्यंत्र उस समय कामयाब हो गया। लेकिन जब ट्रायल चली, तो एक एक षड्यंत्र उनका सामने आता गया, और उनके षड्यंत्र का काम खत्म हो गया। मैं आज कह सकता हूं
कि जब न्यायालय से मुझे न्याय मिला और जितना गरीबों का, आम जनता का मुझे समर्थन मिला, मैं पद पे रहते हुए, मंत्री रहते हुए, एमएलए निर्वाचित होने के बाद भी जितना बड़ा समर्थन मुझे आशीर्वाद जनता ने अब दिया है, ऐसा समर्थन तो मुझे मंत्री बना था तब भी जनता का इतना समर्थन नहीं था। तो हो सकता है भगवान ने मेरे भले के लिए किया। देखिए, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, मैं एक वैसे जानना चाहता हूं, और आपने इस बात को स्वीकार भी किया कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होगा जिस पे कोई आरोप नहीं लगा देते। आरोप लगाने वालों के कई बार धरातल भी नहीं होता, कोई चलते फिरते भी आरोप लगा देता है। ये जो आपका एक एक्सपीरियंस रहा, पूरा एक टाइम पीरियड रहा, जिसके लिए आप, मैं भी कहूंगा कि अतीत को भूल जाना चाहिए, उसको याद नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं इस पे? कुछ हर आदमी अतीत से एक लेसन भी लेता है, एक सीख भी लेता है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो व्यक्ति का जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ेगा, उसका नाम बढ़ेगा, चाहे सेवा के कामों में उसका नाम बढ़े, उसके अनेकों लोग दुश्मन हो जाते। और आज का जो दौर है, आज के दौर में जो आपकी मीडिया ट्रायल हो जाती है, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा, मेरे घर पे 400 आदमी की मीटिंग ले रहा था, 50 सरकारी कर्मचारी थे, आरएएस अफसर, बीडीओ, तहसीलदार मेरी मीटिंग में हैं, उन सबकी टावर लोकेशन है, मेरे परिवार के, मेरी बेटा, बेटी, मेरी पत्नी, मेरे बेटे की बहू, सब मेरे घर पर हैं, सब 5-5, 10-10 मिनट में अपने फोन पे बात कर रहे हैं। मेरे घर पे लगातार मुझ पर आरोप लगा, उस समय मेरे निवास पर हैं। अब जिस केस एक सरकारी निवास पर 400-400, 500 आदमी हो, 20-20, 25-25 सरकारी कर्मचारी हो, और वहां उस स्थान का किसी पर आरोप लगे, तो मैं शुरू से आपको मीडिया के लोगों से भी कह रहा था, और मैंने खुद नहीं, जब सीआईडी पे आरोप लगे, सीआईडी के लोग एफआईआर लगा रहे हैं, आपको याद दिला रहा हूं, मैंने आगे बढ़ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री जी, मेरे इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करा, और सीबीआई मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे प्रकरण की जांच हुई। और मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं वकील भी रहा हूं, इस देश की न्याय व्यवस्था में टेढ़ी तो हो सकती है निर्णय, लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अन्याय नहीं हो सकता। तो मुझे इस प्रदेश की और देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास था। साल मात्र बचा अभी चुनाव के अंदर, हम कह सकते हैं, तो ज्यादा लंबा समय तो नहीं कह सकते इसे, तो अभी तो पार्टियां तैयारी में, और मुझे तो लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस वक्त चुनावी मूड में भी आ गए हैं। लंबा समय नहीं है। 34 सीट में से एक सीट भी एससी की नहीं जीतना। पदाधिकारी पार्टी में एससी के पहले भी रहे हैं, अभी भी कई दिग्गज हैं जो पदाधिकारी हैं, आप भी लोगों से मिलते हैं, देखिए, क्या लगता है आपको? देखिए, इस बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा। प्रदेश राजस्थान में भी कांग्रेस के नेतृत्व को आत्मचिंतन करने की यह आवश्यकता है कि कांग्रेस के लोगों में किन लोगों को कांग्रेस का संदेश देकर इन गरीब वर्गों में भेजें, जिससे रुझान कांग्रेस में ज्यादा पैदा हो। कांग्रेस के साथ कहीं कोई छोटी मोटा गैप रहा हो तो गैप दूर हो जाए, क्योंकि केवल अनुभव के आधार पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, 5 बार हार गए, 5 बार जीत गए, और जीतते तब हैं जब दूसरा जो विधायक था उसके खिलाफ कोई वातावरण खिलाफ बनता है, तब उसको रोकने के लिए वो लोग जीत जाते हैं। अगर अनुसूचित जाति के वो नौजवान लोग जो जिनका जनाधार है, जनता में जिनका जनाधार है, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर, ऐसे लोगों को कांग्रेस का संदेश देकर इन गरीब वर्गों में भेजेंगे, तो वापिस राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों की कांग्रेस के प्रति इतना बड़ा जुड़ाव होगा, और धीरे धीरे जुड़ाव होता जा रहा है। लेकिन अभी और गुंजाइश है कि जो नौजवान हो और जिनका जनाधार हो जनता में, इन वर्गों में जिनकी पैठ हो, ऐसे लोगों को कांग्रेस का संदेश देके इन वर्गों में भेजना चाहिए। और अनुभव वाले लोगों को, जिन्होंने ज्यादा चुनाव लड़ लिए, तो उनको सलाहकार में रखो ना, आप उनसे सलाह लो, नीतियां बनाने में उनको काम लो। लेकिन केवल जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते, जो अपने
तो फिर वो इन वर्गों को कहां जोड़ पाएंगे? अभी आपको लगता है कि अब वक्त ऐसा है कि जिसपे चर्चा करनी चाहिए गंभीर तरीके से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धरातली नेताओं को आगे लाया जाए, जिसका अभाव लगता है आपको अभी? देखिए, मैं निवेदन करना चाहूं कि दलित समाज में क्योंकि दलित तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और एक दौर तो ऐसा आया था कि दलित एससी के लोग अगर 100 वोट डालते हैं तो 99 लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं। धीरे 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 दलित गैर कांग्रेस की पार्टियों में भी जाने लग गया। तो आपको दलित का जो राजीव गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी जिन पे अथाह विश्वास करता था, अब राहुल गांधी पे जो विश्वास करने लगे हैं, ऐसा तो नहीं तो प्रदेश में भी दलित समाज ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस से दलितों का भी विश्वास उठ रहा हो, उनको लगता हो कि सालों से हम यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई ऐसा भला नहीं हो सका, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी टारगेट दलित ही है। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उनके पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर्स दलित के यहाँ भोजन कर रहे हैं। देखिए, वो तो उनका दिखावा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां ऐसी रही हैं, चाहे यूपीए सरकार देख लो, चाहे केंद्र की जब कभी कांग्रेस सरकार बनी तब देख लो, चाहे राजस्थान की जब कभी सरकार बनी तब देख लो, कांग्रेस में कि ऐसी नीतियां किसान, गरीब, पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा फैसले ऐसे होते रहे हैं। और एक दौर देखा है मैंने, जब हमारे अनुसूचित जाति को से सरकारी अधिकारी प्रमोट हो गए थे, उनको रिवर्ट करने का मामला आया, तो उस समय अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और राजधर्म से बने हुए थे, लेकिन राजधर्म का पालन करते हुए भी उन्होंने अनुसूचित जाति के उन अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने दिया। ये कांग्रेस की कमिटमेंट है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? दूदू, बगरू? देखिए, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है कि मेरी सेवा कहां लेना चाहते हैं जी। लेकिन मैंने आपसे कहा, मेरे तो दूदू जो मेरा क्षेत्र है, मेरे लिए दूदू मंदिर है, वहां के लोग मेरे माँ बाप हैं, और मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, मैं विधायक बनूं नहीं बनूं, मुझे कांग्रेस पार्टी कहां से चुनाव लड़ाए नहीं लड़ाए, ये सब तो पार्टी को देखना है, और मेरे वहां जो जनता है उनको देखना है कि मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं और मैं ये जानता भी हूं, मैं दूदू से कभी अलग नहीं हो सकता, दूदू के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूं और दूदू में ही सेवा करता रहूंगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कुछ कहना चाहेंगे आप पूरा अपना एक कैरियर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको लेकर? देखिए, मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि योग्यता, उपलब्धियां ये किसी की मोहताज नहीं, न किसी परिवार की मोहताज है, न किसी जाति और वर्ग की मोहताज है। जो व्यक्ति निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरी लगन से काम करता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। मेरा जैसा आदमी जिसने गांव में पैदा हुआ, जिसकी बिजली नहीं थी, चमनी में जिसने पढ़ाई शुरू करी, 6-7 किलोमीटर जाकर जिसने सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास पास करी, और जिसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, जिसके परिवार में कभी कोई वाड़पंच भी नहीं बना था। मेरे परिवार में आज तक कोई वाड़पंच नहीं बना। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, सामाजिक बैकग्राउंड नहीं रहा, आर्थिक बैकग्राउंड नहीं रहा, और किसी तरह का भी केवल गरीबी के अलावा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। तो मेरा जैसा आदमी 4 जनता के चुनाव लड़े, 4 विद्यार्थियों के चुनाव लड़े, जीवन में एक चुनाव नहीं आ रहा, मंत्री बनाया राजस्थान सरकार का, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई भी पारिवारिक परिवेश या आपकी जाति या आपका आर्थिक या आपका बैकग्राउंड, ये कोई मायना नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने ध्येय के प्रति ईमानदार है और जिसकी नीति और नीयत ठीक रहती है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है और वो कामयाब रहता है। चलिए नागर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक धरातली नेता और एक जननेता के रूप में अपनी छवि रखी। बात सही है कि आप लंबे समय तक संघर्ष किया, और ये जीवन के दौर आते हैं। आपने खुद ने कहा कि
मुझे न्यायपालिका पर विश्वास रहा और यही बड़ी वजह रही कि मैं मजबूत होकर के वहां से निकला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नागर साहब आपका भी, जो आपने इतना वक्त दिया। एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।